सर मंडे को है। संडे को है। टॉपिक लास्ट टेस्ट का टॉपिक क्या था बताओ कोई। सर्टिल वेक्टर्स। वेक्टर तक आया था ना। ये सर वेक्टर्स तक हो गया कंप्लीट। चलो तो इस टॉपिक का मेन रहेगा आपका मोशन इन 1D और साथ में कुछ क्वेश्चंस पास के भी हो सकते हैं। ठीक है, मोशन इन 1D कंप्लीट, एक दो क्वेश्चन पास के भी हो सकते हैं, बट आपका टॉपिक का नाम रहेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कोई डाउट है अभी तक? एनी डाउट्स? अरे है तो बोलो, नहीं है तो बोलो, बट बोलो जरूर। नो सर। अरे कोई जिंदा है? अरे 10th के रिजल्ट आ गए आप लोगों के? यस सर। यस सर। जरा अपने अपने 10th में जो आपने कितना क्या फोड़ा पाड़ी के, जरा जल्दी से चैट बॉक्स में जरा अपने मैसेज में जल्दी से मार्क्स दे लो। ओवरऑल परसेंटेज साइंस एंड मैथ्स। सर सब्जेक्ट के ओवरऑल परसेंटेज साइंस एंड मैथ्स, तीन चीज इसी सीक्वेंस में। ओवरऑल साइंस मैथ्स, जल्दी से फटाफट देखें कौन जीता है ये रेस, कौन भेजता है सबसे पहले अपने मार्क्स। प्रीति ने जीती है रेस 95%, साइंस 92, मैथ्स 92, ए वेरी गुड। शार्मी 99.6, ओ माय गॉड। साइंस 98, मैथ्स 93। शार्मी से भी बात करेंगे थोड़ी देर में। अच्छा 96.6, ओके। आई वाज लाइक ओके वी हैव गॉट द टॉपर। चलिए वेरी गुड, 96.6 इज आल्सो वेरी गुड। कनिष्क 82%। कनिष्क ओवरऑल मार्क्स तो बताया, बाकी बताना है साइंस और मैथ्स। ओवरऑल 89, अंश मैथ्स 92, साइंस 91, वेरी गुड। निखिल 91, 92, टोटल 93। विवेक 89, 86, 88। अनुभव 100, 99, वेट अनुभव वेरी गुड, 199, ओवरऑल 94। मयंक गुप्ता 91, 90, ओवरऑल 90, वेरी गुड। शिवांग बरनमोल 85%। आकाश कुमार 98.4, मैथ्स 100, वेरी गुड। रोशनी 82, 70, 76। रोशनी पढ़ाई नहीं की 10th में। गणेश पढ़ाई नहीं की है 10th में सर जी। आदित्य 93.8%, साइंस 89, मैथ्स 95, गुड। मोहम्मद आसिफ 85, 85, 80। मोहम्मद आसिफ 10th में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की है। विशाल आपने भी सर है ना। प्रियांशु 93%, वेरी गुड। मोहिनी 88, मोहिनी थोड़ी सी मेहनत कम की आपने। तारिक 93, वेरी गुड। मैथ 68, तारिक क्या हो गया, मैथ इतना कम क्यों? मैथ में बड़ा नहीं आता क्या? शिवम अग्रवाल वेरी गुड। श्रद्धा शर्मा वेरी गुड। शिवम वेरी गुड। तानवी गुप्ता 98.8%, 99 in science, maths 100, very good. सचिदानंद भरद्वाज 92.8, 93 maths, 91 science, very good. चलिए और कोई बच रहा है? चलिए बात करते हैं सानवी से। आई गेस ओवरऑल इस बैच में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाने वाली है सानवी। सर वो मैंने 80 में से बता दिया था। किसमें से? सर वो 80 में से जो था। ए तारिक, चलो है। So if I'm not wrong, correct me if I'm wrong, Sanvi Gupta has got the highest mark in this class, right? So congratulations to everyone and a round of applause for her, Sanvi Gupta.
Tanvi, are you an ex-Kelvin Yes, student? sir. Yes, sir. आप 9th में यहीं पढ़े हैं कैल्विन में? सर 9th में नहीं 10th में वहीं पढ़ी हूँ, लक्ष्मी नगर वाली में। सॉरी, कौन सी क्लास से बोल रहे हो? 10th में केल्विन से पढ़ी हूँ। 10th में आप कैल्विन से पढ़े हो, तो वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं बाकी लोग जिन्होंने 11th में ज्वाइन किया है, ठीक है। So Sanvi Gupta is basically our Kelvin student from class 10th and she has got 98 point something, मैं तो कैलकुलेट करके भूल भी जाता हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो मेरे को लगता है 98 बोलते बोलते मेरी सांसें अटक जाती हैं, ठीक है, क्योंकि मैं तो इसका अगर रिवर्स कर दो शायद मैं उतना भी मेरे टाइम पे उतना भी आ जाता, तो हम बोलते थे परसेंटेज आए हुए हैं, ठीक है। तो वेरी गुड एंड आई गेस मैथ्स 100, राइट सानवी? Yes, sir. Yes, and still you chose bio? Sorry, sir. Maths 100, but still आपने bio choose किया? Yes, sir, क्योंकि मेरे को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आगे परस्यू तो मेडिकल ही करना है और मैथ्स भी नहीं थी, इसलिए मैंने ले लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात जो आप चॉइस कर रहे हैं। बाकी लोग भी कुछ जैसे आई गेस कुछ नाम मैं फिर से भूल रहा हूँ, जिसके 93, 96 सम गर्ल विद द नेम एस। शर्मीन। क्या नाम था? शर्मीन, राइट, शर्मीन। या Yes, sir. 96 वेरी Sir, I am also an ex-Kelvin student. ओह वेरी गुड। आपने 9th 10th या केवल 10th? Sir, 10th from Kelvin, Yamuna Vihar. यमुना विहार। सांडी, आप कौन से ब्रांच से हैं? यमुना विहार और लक्ष्मी नगर? सर लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर, वेरी गुड। चलिए, और भी कोई यहाँ पे जो एक्स केल्विन हो, मतलब Yes, sir. Yes, sir. कौन है? Sir, Akash. Yes, sir. आकाश, अंश, अंश कितना? Yes, sir. percentage? Yes, sir. अंश ने परसेंटेज कितना बताया था? 89. 89। चलिए, थोड़ी सी और मैथ। सर श्रद्धा। Let's hold for a second. Me. चलिए, sorry for the interruption. So, खैर ये सब बातें आप लोगों को पता ही है, काफी लोगों ने जो कैल्विन के स्टूडेंट रहे हैं उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी लोगों ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। आई होप आप आज कैल्विन के स्टूडेंट हैं और आप आगे भी फ्यूचर में काफी अच्छा परफॉर्म करें और फिर से मुझे ये कहने का मौका मिले कि यस कैल्विन के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, करेक्ट। तो नीट में एक अच्छा सा रिजल्ट लेके आए, अभी टाइम जरूर है, बट टाइम ये पता नहीं चलेगा कब चला जाएगा, ठीक है। चलिए देन, सो आपको वैसे एक चीज बता दूं, जो 10th और 11th का बहुत बड़ा गैप होता है, ठीक है, 10th से 11th आप जो मूव करते हो एक बहुत बड़ा गैप होता है। और सबसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी बच्चों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि फिजिक्स में स्पेशली वो बहुत बड़ा गैप फील करते हैं, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, स्पेशली बायो स्टूडेंट जो जिनके लिए फिजिक्स आई गेस वन ऑफ द टफेस्ट होता है। आई गेस अगर 33 स्टूडेंट्स अभी करंटली अगर अवेलेबल हैं तो मेरे हिसाब से आउट ऑफ 33 एटलीस्ट 30 स्टूडेंट्स हैं जो आप बोलेंगे सर उनको शायद सारे सब्जेक्ट्स में से टफ फिजिक्स लगता है, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, करेक्ट। तो मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि बहुत बेसिक लेवल से लेके चलूँ, स्टार्टिंग में मैं बहुत स्लो चलता हूँ उसके लिए, ताकि आप थोड़े से हैबिचुअल हो जाए। देखिए, मैं आप लोगों को ये कह के बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहता कि 10th में जो आपने मार्क्स स्कोर किए हैं शायद आपने बहुत 11th के कंपैरिजन से बात करूं मैं कि शायद अभी आपने 11th में आपको जितने एफर्ट डाले हैं उसमें आपने बहुत कम एफर्ट डाले हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हो, जब मैं आपके एफर्ट्स को बहुत कम बोल रहा हूं तो आप समझ सकते हो कि आपको 11th में और कितने ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है। यहाँ पे चीजें देखो डिफिकल्ट ज्यादा नहीं होगी अगर आप प्यार से धीमे धीमे साथ साथ चलते रहोगे। टॉपर्स की देखो यही पहचान होती है, मुझे मालूम है अगर मैं किसी भी टॉपर को उठा के यहाँ पे बात कर लूँ, जो भी 94, 95, 96, 97 जो भी परसेंटेज मार्क्स वाले यहाँ बच्चे अगर मैं उनसे बात करूँ तो एक चीज बहुत कॉमन निकलेगी कि सर मैंने कभी भी लास्ट टाइम पे पढ़ाई नहीं की, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ाई नहीं की या टेस्ट से एक दिन पहले पढ़ाई नहीं की, मैं सर 7 चैप्टर्स को कंप्लीट करके गई मैक्सिमम टाइम। ये एक कॉमन चीज आपको हर टॉपर में मिलेगी और यही मैं बोल रहा हूँ कि दैट्स द बेस्ट की आप बोल सकते हो मोस्ट इंपोर्टेंट की इन योर सक्सेस इन योर प्रिपरेशन।
साथ साथ चलते जाओगे आपको चीजें आसान लगेगी। और अगर आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, टेस्ट आएगा तब प्रिपेयर करेंगे, तब तक सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हैं। आई एम सॉरी, टेस्ट तो आपको पता ही नहीं चलना चाहिए, सडनली आपके सामने टेस्ट होना चाहिए। मैं कहता हूँ मेरी क्लास है और आज से आपको कर ले, आज क्लास नहीं होगी, आज टेस्ट होगा, ऐसे टेस्ट होने चाहिए मेरे हिसाब से तो, राइट। मतलब यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड ऑलवेज। कि देखो टेस्ट किसके होता है, आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए होता है। हमने टेस्ट कैसे बना दिए, सर टेस्ट होगा तब हम प्रिपेयर करेंगे, दैट्स द रॉन्ग एटीट्यूड। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ चलेंगे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। हमेशा इस एटीट्यूड से चलें कि सर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आप किसी भी दिन मेरा टेस्ट ले लो, मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, ठीक है। तो ध्यान रखें, अभी बहुत लंबा सफर है, पूरा 11th पढ़ा हुआ है, पूरा 12th पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप साथ साथ आराम आराम से चलते जाएंगे तो आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन दिस 11th and 12th and NEET as well, क्लियर। चलिए ठीक है, मेरे हिसाब से हमारे लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे वो फिनिश हो गया था एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, राइट। अनंता, यू वांट टू से एनीथिंग? Okay. So then, so today we are going to study about the two-dimensional motion, or you can say that the motion in plane. ठीक है, मोशन इन प्लेन और यू कैन से दैट टू डायमेंशन मोशन। अब देखिए मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन प्लेन इज वेरी सिंपल। अगर आपने मोशन स्ट्रेट लाइन अच्छे से आ गया तो मोशन इन प्लेन आ गया है। Because motion in two dimension या motion in plane is nothing but it's basically two straight line motion combined together. Two straight line motion combined together, right? सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर की। ठीक है, मैंने कहा ये एक पॉइंट है, आप बोलोगे इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, मान लो x, y, z, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने देखो, ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है। आप बोलोगे ये जो है ओरिजिन से इसकी तरफ एक पोजीशन ऐसे एरो ड्रॉ करेंगे, ये ओरिजिन है। तो दिस इज बेसिकली आर ए जिसको बोलते हैं, दैट इज बेसिकली नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस इज वेरी क्लियर, राइट। आप बोलोगे देखो इसके x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट है, तो इट कैन बी रिटन एज x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k, ठीक है। तो इसका मतलब आप बोलते हो कि यहाँ से इस पॉइंट का जो x कंपोनेंट होगा ये होगा, y कंपोनेंट ये होगा, ऐसे z कंपोनेंट होगा। तो आप बोलोगे किसी भी पोजीशन वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो अगर उसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट आपको पता हो। अब होता क्या है कि सर अगर आपको पता हो कि सर वेलोसिटी क्या होता है, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी दैट इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो आप उसको बोल देते हो dRA/dt, ठीक है। तो दैट यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ ए। अब वेलोसिटी ऑफ ए बेसिकली अगर एक मोशन स्ट्रेट लाइन हो रहा था तो आप बोलते थे उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ ए कैन बी रिटन एज, देखो भाई साहब आर ए वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो dx/dt I कैप प्लस dy/dt j कैप एंड प्लस dz/dt k कैप। मैंने अगर आर ए वेक्टर को ऐसे रिप्लेस किया तो देखो ये क्या किया, ये x कंपोनेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, ये y कंपोनेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, ये z कंपोनेंट किस रेट से चेंज हो रहा है। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ a इज नथिंग बट vx I कैप प्लस vy j कैप और प्लस vz k कैप। और ये चीज सबको पता है कि जो vx है वो क्या है, वो dx/dt है। हाँ सर, इधर मैंने कहा था dx/dt को तो वेलोसिटी बोला था, हाँ सर, लेकिन वो कौन सा, x डायरेक्शन में। अगर y डायरेक्शन में आप वेलोसिटी बोलोगे तो क्या है सर, वो dy/dt है। तो कहने का मतलब क्या है कि सर बेसिकली आपने क्या किया, अगर मुझे एक से ज्यादा डायमेंशन में मोशन हो रहा है तो आप क्या करो, सर x डायरेक्शन का मोशन अलग पढ़ो
वाई डायरेक्शन का मोशन अलग पढ़ो और उनको वेक्टोरियली ऐड कर दो। क्या कर दो? वेक्टोरियली ऐड कर दो। इसका मतलब दो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गए। एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो जा रहा होगा वो एक्स डायरेक्शन का मोशन होगा, वाई डायरेक्शन के अलोंग जो जा रहा होगा वो वाई डायरेक्शन का मोशन होगा। दोनों एक दूसरे से कैसे इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से कैसे इंडिपेंडेंट है। तो बेसिकली आपको करना क्या है सर, इसको आप अलग अलग सॉल्व करके अलग अलग बेसिकली बाद में कंबाइन कर दो, दैट्स इट। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन मोशन ही तो समझना है मुझे, है ना। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को कंबाइन कर देना है। अब होता क्या है, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैंने एक साथ इसको तीनों डायमेंशन में सॉल्व कर दिया। मैं चाहता तो सर पहले dx by dt निकाल लेता, एक डायरेक्शन का मोशन होता vx आ जाता, ऐसे ही y निकाल लेता dy, दूसरी डायरेक्शन का मोशन होता, और बाद में मैं वेक्टोरियली ऐड कर देता। तो चाहे आप ऐसे ब्रेक करके फिर बाद में ऐड करो या फिर आप डायरेक्टली इसको अप्लाई करो, एक ही बात आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अगर मुझे यहीं पे कोई एक्सेलरेशन पूछ दे, भाई साहब एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन क्या होगा, डी बाई डी टी होगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो सर, डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी वी जेड बाई डी टी। ठीक है। आप चाहो तो इनको अलग अलग निकाल सकते हो, x component of the acceleration, y component of the acceleration और z component of the acceleration, और बाद में ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो कहने का मतलब है मुझे कुछ नहीं करना है, सारी चीजें मेरी पहले जैसी चलेंगी, बस अब मेरे को एक से ज्यादा डायमेंशन में बातें करनी है, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टू डायमेंशन। ठीक है। जरा देखो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछिए, ये तो बेसिक फंडा हम समझने की कोशिश कर रहे थे ना। हो अगर इक्वेशंस और मोशन अगर हमें अप्लाई करनी है तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं डाउट? नो सर। चलिए चलिए देन इसको जरा स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन थोड़ी सी बातें आगे करते हैं। मैंने कहा सर मान लो कि ये जो आपने देखा इक्वेशन देखी b इक्वल टू u प्लस ए, ये ऐसी होती है ना। अब क्या होता है, देखो v क्या हो सकता है सर, v तो x डायरेक्शन में भी हो सकता है, y डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि vx निकाल लो, vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t। आप ऐसे v x component of the velocity आएगा फाइनल, x component of the velocity इनिशियल, और एक्सेलरेशन इज द x component। सिमिलरली आप y डायरेक्शन में भी सॉल्व कर सकते हो, uy प्लस ay इंटू t। एंड नाउ अगर आपको फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखोगे सर, vx i कैप प्लस vy j कैप। तो पहले vx निकाल लो ऐसे और vy निकाल लो ऐसे और बाद में कंबाइन कर लो। एक तरीका तो ये होता है। मैं कहता हूँ आप साथ में भी कर सकते हो। आप क्या लिखोगे सर, आप इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हो, तो आप क्या लिखोगे, vx i कैप प्लस vy j कैप इज इक्वल टू ux i कैप प्लस uy j कैप। देखो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ax i कैप प्लस ay j कैप इनटू t। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली इक्वेशन ऐसे भी लगा दो, या फिर आप चाहो तो आप इनको पहले vx अलग से निकाल लो, vy अलग से निकाल लो और बाद में कंबाइन कर दो। जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो, राइट। आप चाहो तो डायरेक्टली इक्वेशन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो। दैट डिपेंड्स कि आपको कैसे करना है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो गए सर। बैठे बैठे कौन म्यूट कर देता है यार। सर राकेश नाम का कुछ ऐसा था। राकेश भाई साहब, कौन है यार राकेश? राकेश है, रुखसार है? डोंट डू दिस प्लीज। कभी बाय मिस्टेक हो गया, इट्स ओके, बट डोंट
डू दिस। हाँ, हमारे पास रिकॉर्डिंग होती है सारी वीडियो की, आपको भी पता है। उस रिकॉर्डिंग में हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, और अगर ये माना गया कि कोई जानबूझ के ऐसी गलतियां कर रहा है तो फिर हम कोई स्टेप भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज डोंट डू दिस। चलिए खैर, अभी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, हाँ भाई, तो मैंने आपको बोला कि सर आप चाहो तो इनको अलग अलग एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का सॉल्व कर लो, फिर वाई कंपोनेंट सॉल्व कर लो, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन मोशन ऑफ लगा दो, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, बाद में कंबाइन कर दो, या फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन कंबाइन में भी लगा सकते हो। देखो, है ना, फाइनल वेलोसिटी कंबाइन, इनिशियल वेलोसिटी कंबाइन प्लस एक्सेलरेशन कंबाइन इनटू टी इक्वल टू u प्लस at। करेक्ट? इसको एग्जांपल सर से देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, सर सर जेड डायरेक्शन में नहीं हो सकता? अरे बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमने क्या बोला, हमारा मोशन इन प्लेन या मोशन इन 2D की बात कर रहे हैं, तो थर्ड 3D की बात नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए मैं 3D हटा दिया। ओके सर। चलिए, अभी क्लियर है सबको स्क्रीन? यस सर। चलिए, सो अब हम एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। सर कोई डाउट है किसी को? ये सर इसमें जैसे आपने बोला कि हम 2 डायमेंशन ही ले रहे हैं, तो इसलिए हमने 2 डायरेक्शन ही लिए हैं, तो इससे पहले वाले वेक्टर फॉर्म में तो आपने जेड डायरेक्शन में भी लिखा था। मैंने जनरल, तो देखो फिर पहले मैंने बात की जनरल, मैंने पहले आपको जनरल बताया कि भाई साहब 3D मोशन भी हो सकता है, तो 3 डायमेंशन पहले समझा दिया, वेलोसिटी भी 3 डायमेंशन लेके समझा दी, राइट? अब मैं बेसिकली मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के समझा रहा हूँ, तो अब मुझे मालूम है कि मैं अब इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह सब अपने दो ही मोशन, दो 2D की बात करने वाला हूँ, तो मैं अब अपने आप को 2D में कंफाइन कर लूंगा। पहले मैंने एक आइडिया दी थी कि भाई साहब 3D भी हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मैंने एकदम जनरल बातें की थी, बट अब हमारी जो स्टडी है वो कंफाइंड हो जाएगी सिर्फ 2D पर, जो कि हम करने लगे हैं। इज इट क्लियर? अगर 3D होता आप तीनों डायमेंशन एक साथ कर सकते थे या 3 डायमेंशन सॉल्व कर सकते थे, कोई बुराई नहीं है, बट अब हमारी जो स्टडी है वो कंफाइंड होगी केवल 2D तक। क्लियर है? ओके सर। पहले जस्ट एक जनरलाइज्ड आइडिया दिया था आपको 3D का, कि 3D भी हो सकता है। चलिए, एनी अदर डाउट्स? चलिए, एक क्वेश्चन देखो, हम बोलते हैं, आपने बोला a body is moving या an object is moving। हेलो हेलो, हाँ जी सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। बस सर ये पूछना था, ये राकेश नाम से कौन है? एक्चुअली इसी ने म्यूट किया था, अभी आया, उस टाइम म्यूट करके चला गया था ये। एक बेटा नेक्स्ट टाइम ऐसा करो ना। हाँ ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम बेटा ऐसा मत करना, और नहीं, करोगे गलती से तो हो गया नेक्स्ट टाइम से होगा, क्लास अलाउ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। राकेश बेटा गलती से हो गया था कि क्या हुआ? चला गया सर वो। ये अपना रजिस्टर्ड बच्चे ही है। हाँ यस सर, मैं बात कर लेता हूँ, कोई नहीं। चलो कोई बात नहीं, हो गया होगा, मेरी बाय मिस्टेक हो जाता है कभी। चलो, चलिए, हाँ ठीक है। आपने बोला एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग सच दैट, कि उसका जो एक्स कंपोनेंट है मोशन का वो कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, और जो उसका वाई कंपोनेंट ऑफ मोशन है वो कुछ ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक है, आपको उसकी वेलोसिटी बताना है एंड एक्सेलरेशन बताना है एट t इक्वल टू 2। चलो, कोई बता पाएगा या मैं सॉल्व कराऊं? एनीबॉडी वांट टू ट्राई? फिर ट्राई कर रहे हैं।
चलो ट्राई करोगे, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। सर वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है 3i कैप प्लस 9j कैप और एक्सेलरेशन 4j कैप। एक बार फिर से रिपीट कर देना। वेलोसिटी आ रही है 3i कैप प्लस 9j कैप, यस सर। एक्सेलरेशन आ रहा है 4j कैप। Anybody, any other answer? सर एक्सेलरेशन 3i कैप प्लस 4j कैप है। एक्सेलरेशन 3i कैप प्लस 4j कैप, बिल्कुल गलत है। Yes. चलो क्रॉस चेक करो, ये तो अभी बात करेंगे। चलिए एनीबॉडी एल्स? सर फर्स्ट वाला ही आ रहा है। ये वाला? यस सर। यस सर। और चेक करो, चेक करो, चेक करो। चलिए एवरीवन प्लीज लुक एट द बोर्ड। मैंने कहा ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है, मतलब आप r वेक्टर को कैसे लिख सकते हो? xi कैप प्लस yj कैप, x कंपोनेंट की y कंपोनेंट, मतलब दैट कैन बी रिटन एज 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर प्लस t j कैप। ठीक है, दिस इज योर r वेक्टर। मुझे वेलोसिटी चाहिए, द वेलोसिटी dr by dt, राइट? dr by dt मींस इसको डिफरेंशिएट करोगे, 3t का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3i कैप, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? 4t प्लस 1 j कैप। दिस इज योर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, ये तो जनरल वेलोसिटी का रिलेशन है। मेरे का एक्सप्रेशन क्या होगा? आप बोलोगे dt by dt, मैं इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, 3 का डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा 0 आएगा। अंश ने शायद 3 का डिफरेंशिएशन को 3 लिख दिया, तो 0i कैप प्लस 4t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 आएगा और दैट इज 4j कैप। तो देखो ये आया वेलोसिटी का जनरल रिलेशन और ये आया एक्सेलरेशन का। आपने बोला मुझे किस टाइम पे चाहिए था? t 2 सेकंड। अब इसमें t 2 सेकंड रख दो, ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। सर ये एक्सेलरेशन तो t पे डिपेंडेंट है ही नहीं, चाहे t 2 ले लो, t 1 ले लो, t 0 ले लो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 4j कैप। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। अंश बेटा, अनस सॉरी नॉट अंश, गलती समझ में आई थी। Yes sir. डिफरेंशिएशन में देखो भाई साहब, Yes sir. डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी होता ही नहीं, बट डिफरेंशिएशन में गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है? Okay sir. चलिए किसी को भी Yes. कोई डाउट हो किसी भी स्टेप में वो पूछ ले, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। भाई साहब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, मतलब 2D मोशन समझ में आ गया, बात खत्म, खत्म हो गया 2D मोशन। अब 2D मोशन में आप स्पेशल केस पढ़ने वाले जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन भी खत्म हो गई है। फिर अपने वेपन रीलोड कर लेता हूँ भाई।
ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए ना, मैंने कहा ये ग्राउंड है, इसी डायरेक्शन को हम एक्स डायरेक्शन बोल देते हैं। हॉरिजॉन्टल कह रहा हूँ, वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं वाई डायरेक्शन। अब मैंने यहाँ से एक बॉडी को थ्रो किया इस डायरेक्शन में विद स्पीड यू, हॉरिजॉन्टल से ऐसे इधर की तरफ मैंने एक बॉडी को थ्रो किया, आप बोलते हो विद एंगल थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे हम बोलते हैं फ्री फॉल है ना, वो भी एक प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल है। तो फ्री फॉल में हम क्या बोलते हैं, जो एयर फ्रिक्शन होता था उसको हम क्या मान लेते थे, नेग्लिजिबल। तो एयर फ्रिक्शन को तो हम यहाँ पे भी जीरो या नेग्लिजिबल मानते चलेंगे, ठीक है। तो आपने बोला जब आप किसी बॉडी को इस तरीके से थ्रो करोगे तो ये बॉडी ऐसे जाएगी और इस पाथ को फॉलो करेगी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, वन अलोंग द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल चल रहा है तभी तो अपन एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तभी तो अपन वर्टिकल डायरेक्शन में अपनी हाइट बढ़ रही है, कम हो रही है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन। मैंने कहा सर अलग अलग पढ़ लेते हैं इनको, एक्स डायरेक्शन की बात कर लेते हैं अपन पहले। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिस वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया गया है। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकालो गया, वेक्टर आता होगा अब आपको, इसके दो कंपोनेंट लिए जा सकते हैं। तो आप बोलोगे सर एक कंपोनेंट होगा जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है, और आप बोलोगे ये किस में आ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे यूएक्स क्या हो गया, यूएक्स की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो आएगा यू कॉस थीटा। ये निकालने में किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना, यूएक्स की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड वाई निकालेंगे तो कितना आएगा, यू कॉस थीटा। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा जरा बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एनीवन, एक्सेलरेशन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सर जीरो। जीरो। जीरो आएगा सर। चलिए ठीक है। हाँ भाई कोई बता रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सप्रेशन बता रहा था क्या, जीरो आएगा सर। जीरो आएगा। ऑब्वियस सी बात है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, तो आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सप्रेशन कितना होगा, जीरो। मैंने कहा यार देखो ये पाथ फॉलो करेगा ये बॉडी, तो किसी टाइम पे आप बोलते हो यहाँ पहुंच गया, एट एनी रैंडम टाइम बॉडी यहाँ पहुंच गई, तो इस टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी होगी इस पाथ से टेंजेंशियल होगी, तो ये होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। ई टाइम पे इसकी वेलोसिटी होगी v। इस वेलोसिटी के भी आप दो कंपोनेंट ले सकते हो, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले सकते हो और एक वर्टिकल डायरेक्शन में ले सकते हो। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा उसको हम vx बोल देंगे, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा हम उसको vy बोल सकते हैं। मान लिया ये हॉरिजॉन्टल से इस टाइम पे कितना एंगल बना रहा है, फाई, कितना एंगल बना रहा है, फाई। देखो मैं अलग से बना दे रहा हूँ, आपको शायद फिगर में नहीं समझ में आए, बड़ा सा फिगर। ये होगी फाइनल वेलोसिटी v। मान लिया इस टाइम पे ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, फाई। आप इसको बोलोगे vx और आप इसको बोल दोगे vy। इसी को मैंने बड़ा करके दिखा दिया। ये किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी निकालना है आपको, ठीक है। तो आपने बोला कि सर t टाइम बाद आप वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, vx = ux प्लस ax into t। क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो ये वाला कंपोनेंट जीरो हो गया, तो आप बोलोगे vx की वैल्यू किसके बराबर होगी, हमेशा ux के बराबर ही होगी, मतलब u cos थीटा।
क्योंकि यार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये कभी भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का तो कंपोनेंट कभी चेंज ही नहीं होगा, सेम वेलोसिटी से बॉडी आगे बढ़ती चली जाएगी। और वो भी रहा है, देखो यहाँ पे वही आ रही है आपकी, किसी भी टाइम पे भी वेलोसिटी देखोगे तो u cos थीटा ही आ रही है। तो दिस इज बेसिकली आप बोलोगे एक्स डायरेक्शन का मोशन। मैंने कहा वाई डायरेक्शन का मोशन पढ़ लो। वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको u y बोलोगे, और यहाँ से अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो दैट विल कम एज u sin थीटा। मैंने कहा जरा ए वाई बताएगा कोई, कितना आएगा ए वाई? -g। वेरी गुड। आप बोलोगे भाई साहब ये जो वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन है सेम एज जो आप फ्री फॉल करा देते, बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो आप बोलोगे ये बॉडी हो क्या रही, बॉडी ऊपर जा रही है और बॉडी वापस आ रही है। बट साथ ही साथ हो क्या रहा है आपके साथ, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी की वजह से बॉडी जब ऊपर जा रही है तो आगे भी खिसकती चली जा रही है, ऐसे होता जा रहा है। तो जो आपका पाथ है वो बेसिकली आपको कैसे दिख रहा है, प्रोजेक्टाइल दिख रहा है। बट एक्चुअली ऊपर की डायरेक्शन में सिर्फ फ्री फॉल वाला मोशन हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसी का कॉम्बिनेशन आपको ये दिख रहा है। तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन इज माइनस जी। आप बोलते हो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालना हो तो क्या लिखोगे, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। सॉल्व करोगे तो वी वाई की वैल्यू आएगी यू साइन थीटा माइनस जी टी। आंसर आ गई मैंने, बहुत अच्छी बात है। आप बोलोगे सर किसी भी टाइम पे आपको अगर पूरी वेलोसिटी लिखनी होगी तो क्या लिखोगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। और आप बोल सकते हो वेलोसिटी कैसे लिख सकते हो, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस dt j कैप। तो दिस इज द वेलोसिटी एट एनी रैंडम टाइम t। t की वैल्यू रखते जाओ, आप बोलते हो आपकी वेलोसिटी मिलती जाएगी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कोई निकालना चाहे वहां से निकाल सकते हो। आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होगा, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर vy स्क्वायर, वही तो होगा। मैंने कहा सर ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल, तो वो निकालना है। तो आप बोलोगे सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल से अगर आप लगाओगे तो tan फाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, tan फाई की वैल्यू आ जाएगी dy बाय dx एंड दैट इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस dt अपॉन u cos थीटा। तो यहाँ से आप बता सकते हो ये tan फाई मतलब फाई एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में आप बोलोगे ये वर्टिकल अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर dy के बराबर होगा और बेस dx के बराबर होगा, वही रख दिया। क्योंकि भाई साहब प्रोजेक्टाइल में यही एक चीज होती है जो आपको बुक्स में बहुत कम मिलती है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अगर आपने समझ लिया कि देखिए एक्स डायरेक्शन का मोशन अलग पड़ा, वाई डायरेक्शन का मोशन अलग पड़ा, और दोनों को कंबाइन कर दिया, तो आप बोलोगे किसी भी रैंडम टाइम पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, उसका एक्स कंपोनेंट भी निकाल सकते हो और वाई कंपोनेंट भी निकाल सकते हो। इज इट वेरी क्लियर? इसमें कोई डाउट? सर हाँ जी बेटा। सर जो राइट हैंड साइड जो आपने वेलोसिटीज को जब कंबाइन किया, ये फिर से बता दो एक बार। कंबाइन कैसे किया बेटा, ये एक्स कंपोनेंट है फाइनल वेलोसिटी का, ये वाई कंपोनेंट सर आया ना। आपने बोला फाइनल वेलोसिटी क्या लिखोगे, तो एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। यस एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, वाई कंपोनेंट यस वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा है, तो मैंने उसे वेक्टोरली ऐसे तो लिखेंगे, यस सर। दोनों को सर वेक्टोरली ऐड कर दिया। उसके नीचे जो मतलब जब कॉस थीटा में और वो साइन थीटा जो वैल्यूज पुट करी है वो। vx की वैल्यू बेटा ये रखी है, देखो u cos थीटा, vy की वैल्यू ये रखी है u sin थीटा माइनस dt। ओके सर। एनी अदर डाउट्स इन दिस? सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एयर फ्रिक्शन 0 होना चाहिए। हाँ भाई साहब, अगर एयर फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा तो फिर आप ये सब फॉर्मूले गड़बड़ हो जाएंगे, तब एक्सेलरेशन आपका और भी कुछ आ जाएगा। मैंने ओके। कहा प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एयर फ्रिक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। हम जो स्टडी करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें एयर फ्रिक्शन जीरो होता है। ठीक है, आप अगर एयर फ्रिक्शन आएगा तो एग्जैक्टली परफेक्टली ये प्रोजेक्टाइल ऐसा पाथ नहीं दिखेगा, थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है पाथ। ठीक है, तो हम तो जो मोशन, स्क्रीन हो गई ब्लर। चलिए यस सर।
चलिए अभी क्लियर है? टेक द स्क्रीनशॉट। यस सर। अब प्रोजेक्टाइल की कुछ हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना पड़ता है। मैंने कहा सर जहां से अपन ने स्टार्ट किया क्वेश्चन और जहां पे ग्राउंड को हिट किया तो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेंज, या उसको हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोल देते हैं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज या रेंज भी बोल देते हैं। जो मैक्सिमम हाइट जिस हाइट तक वो पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, आप उसको h बोलते हो, दैट इज मैक्सिमम हाइट। और t आप बोलते हो टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर बॉडी हवा में रही उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्या हो गया भाई? वीडियो ब्लर आ गया किसी को? नहीं यार वीडियो क्लियर है। यस सर। ब्लर होगा तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए अब आपको ये सब वैल्यू में निकालनी है। मैंने कहा देखो आप सीधी सी बात बोलो, मैक्सिमम हाइट मतलब कौन से मोशन की बात हो रही है? बोलो भाई। UI। वर्टिकल डायरेक्शन। यस सर आप वर्टिकल। बोलते हो वर्टिकल डायरेक्शन का जो हम ऊपर वाली बॉडी थ्रो करते थे तो हम क्या करते थे सर? वर्टिकल डायरेक्शन में जब मोशन को मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो हम बोलते थे टॉप मोस्ट हाइट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, उससे ऊपर वो नहीं जाएगा। तो आप बोलते हो कि सर यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पर पता है क्या होगा? एट मैक्सिमम हाइट dy 0 हो जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन वाले मोशन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पर। हॉरिजॉन्टल की गलती से 0 मत कर देना। लोगों को दिमाग में क्या आता है? मैंने कहा सर मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है? वेलोसिटी 0 हो जाती है। आपको लगता है पूरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन की बात हो रही है तो केवल वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 0। एग्री? तो आप क्या करोगे? मैंने कहा सर ये चीज तो आपको पता है, जितना टाइम आपको ऊपर जाने में लगता है उतने टाइम नीचे आने में लगता है। एग्री? तो आप बोलते हो कि सर एक्चुअली देखो टाइम ऑफ फ्लाइट डिसाइड कौन करेगा? मैं बॉडी ऊपर तक जाऊंगा और मैं बॉडी नीचे तक आ जाऊंगा। जैसे ही मैं नीचे ग्राउंड को हिट करूंगा मैंने कहा सर मेरा मोशन खत्म। हॉरिजॉन्टल वाला तो मोशन को डिसाइड नहीं कर रहा कितनी देर तक रहेगा, मोशन का डिसीजन कौन कर रहा है कितनी देर तक ये मोशन चलेगा? जब तक कि वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी वापस से ग्राउंड को टच नहीं कर लेगी तब तक मोशन होता रहेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो आप जब तक चाहो तब तक करा सकते हो। तो आप बोलते हो कि सर ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है? आप बोलोगे इनिशियल से फाइनल, आप बोलते हो सर टी की वैल्यू पे वेलोसिटी कितनी हो गई? सर उस टाइम को निकाल लो जिस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कौन सी वाली? वर्टिकल डायरेक्शन में। आपको पता है अभी हमने निकाला था dy की वैल्यू जो आई थी वो आई थी u sin थीटा माइनस dt। सर वो टाइम निकाल लो जब आप बोलते हो कि सर वेलोसिटी 0 हो जाए। तो यहां से जो टाइम निकल के आया वो आया u sin थीटा बाय d। चलिए मैंने कहा सर ये वो टाइम है जब जिस टाइम तक ये बॉडी ऊपर जाएगी। मैंने कहा इतना ही टाइम उसको नीचे आने में भी लगेगा। जितना टाइम ऊपर जाने का उतना टाइम नीचे। देखो वर्टिकल मोशन का जो था वो सारे फंडे यहाँ पे भी चलेंगे, है ना? वो सारे फंडे यहाँ पे भी चलेंगे। तो आप बोलोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टी, वो कितना होगा? इसका डबल होगा। कितना होगा? डबल होगा। तो आप बोलोगे 2t के बराबर होगा एंड दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय d। u sin थीटा क्या है सर? इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी का।
अगर आपको याद है जब आपने बॉडी को ऊपर थ्रो किया था u वेलोसिटी से, तो उसका भी टाइम ऑफ फ्लाइट पता कितना आता था, 2u/d आता था। सर यहाँ पे भी 2u/d आ रहा है, बस वहां पे आप u होती थी ऊपर वाली डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे ऊपर वाली डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी होती है uy, और यू कैन से दैट u sin थीटा, तो फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, u 2u/d, बस u में कौन सा वाला कंपोनेंट आएगा, y डायरेक्शन का कंपोनेंट आएगा। तो दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। कुछ लोग बोलते हैं इसको याद कर लो, मैं कहता हूँ भाई साहब आप ऑलरेडी याद करके आए थे, उसको दो बार याद रखना। अगर आपको समझ में आ गया ये वही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है तो अभी भी वही चलेगा। अच्छा सर, मैंने कहा सर मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है? सर आपको पता है मैक्सिमम हाइट के लिए ऑलरेडी हम टाइम निकाल चुके हैं, u²/2g। ठीक है, आपको पता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वहां पे क्या होता था, u²/2g। कितना होता था, u²/2g। आप चाहो तो निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके पास टाइम आ गया। इस टाइम पे आप बोलते हो कहां पर हो गए, आप मैक्सिमम हाइट पर हो गए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो आप इक्वेशन लगा दो, s in the y direction is equal to uy into t plus half ay into t square। नहीं ये भी छोड़ो, क्यों टाइम की वैल्यू रखना है, मैं कहता हूँ उससे और इजी तरीके से दूसरी इक्वेशन लगा लो, और ज्यादा इजी हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट में आप फॉर्मूला लगा लो, dy square is equal to uy square plus 2ay into maximum displacement वाला। आपको बोला सर डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम हाइट होगा मतलब h के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ जा रहे हो ना, वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है, ठीक है, तब आप बोलोगे dy कितना होगा, 0। dy कितना होगा, 0। uy की वैल्यू uy रहने दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है -g होती है, तो यहाँ से देखो h की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है uy²/2। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, uy की वैल्यू रख सकते हो u²sin²θ/2। यार देखो अगर आप u स्पीड से बॉडी को थ्रो करते थे वर्टिकली, तो आपका जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था वो भी ये रहा था u²/2g। वहां पे u थी, यहाँ पे बस uy हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट, वही तो चाहिए मुझे। तो आप ऐसे याद रख लो या ऐसे याद रख लो, जैसे याद रखो मुझे याद रखना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आ गया मैक्सिमम। अच्छा मेरे को अभी निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज r, मैं तो एक और भी दिया है, जितने टाइम तक बॉडी हवा में थी उतने टाइम तक आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूएस स्पीड से चलते रहे, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, तो रेंज तो क्या हो गया सर, स्पीड इनटू टाइम लगा दूं, स्पीड इनटू टाइम, जितने टाइम तक बॉडी हवा में थी उतने टाइम तक मैं इस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल चलता रहा, तो आप बोलो इतने यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, t किस स्पीड से चल रहे थे आप, ux कांस्टेंट t, हाँ सिंपल वैल्यू रख दो, तो ux की वैल्यू t की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा 2u/g। तो एक तो फॉर्मूला ये याद रखो, मैं तो कहता हूँ हमेशा ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखो, पहला फॉर्मूला रेंज का, मैंने कहा इनकी वैल्यू रख दोगे तो दूसरा फॉर्मूला भी मिल जाएगा, तो u sin थीटा u cos थीटा बाय g, देखो u और u स्क्वायर हो जाए। अच्छा एक फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2 थीटा का, ट्रिग्नोमेट्री में आता है, दैट इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, याद रखना पड़ेगा भाई साहब आगे, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। मैं कहा देखो 2 sin थीटा cos थीटा, इसको आप लिख सकते हो u इंटू यू हो जाएगा u स्क्वायर, ये 2 sin थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2 थीटा, ये हो गया रेंज का दूसरा फॉर्मूला। एनी डाउट इन दिस? ये डेरिवेशन जो मैंने आपको कराए हैं, ये डेरिवेशन आपके स्कूल में पूछे जाते हैं 11th में, ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी आने चाहिए, फॉर्म में रखने से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं आपको सामने चीजें लिखवा दी हैं ताकि आपको डेरिवेशन करने की आने चाहिए। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनीवन? कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है ये बात?
यार आप लोग बोल भी नहीं रहे हो, आज क्या हो गया? आप यस सर क्लियर है। बोलते रहते हो यार। बाकी क्लासेस मैं आप लोगों की तारीफ बाकी क्लासेस वालों के साथ करता हूँ कि नहीं, 11th वाला ये बैच काफी चीजें बोलता रहता है, क्लास में मुझे रिस्पॉन्स मिलता रहता है, बट मुझे लगा आज कंप्लीट कर रहा हूँ। यार बोलते रहा था, मुझे पता तो चले कि यार मेरे सामने लोग गुंडा बैठे हुए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। चलो मैं एक और चीज रह गई, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। एक्चुअली देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या है कि ये जो पाथ है, जो पाथ को वो फॉलो कर रही है, ऐसे तो वो एक पाथ है, कोई ग्राफ थोड़ी ना है। वो पाथ का जो शेप है, अगर मैं अपने मैथमेटिकल शेप से कंपेयर करूं, तो मैं मैथमेटिकली उस शेप की इक्वेशन क्या लिखूंगा, वो ही होता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, उस पाथ की इक्वेशन। अगर उस पाथ को मैं मैथमेटिकली ग्राफ से कंपेयर करूं, तो वो कौन सा शेप का ग्राफ बन रहा है या उसकी इक्वेशन ऑफ ग्राफ क्या होगी, वो फाइंड आउट करना। और यू कैन से दैट कि सर सपोज दैट ये पार्टिकल यहाँ चल रहा है और यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, राइट? आप बोलते यू स्पीड से चला सीधा है। और यू कैन से दैट अगर मैं बोलूं किसी टाइम टी पर ये पार्टिकल यहाँ पहुंच रहा है, इसका कंपोनेंट कितना है, x, y, तो वो कैसे निकालेंगे? जब वो यहाँ से चल रहा है तो किसी भी टाइम पर ये x, y पे पहुंच रहा है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसी x और y के रिलेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अगर ये ग्राफ बनाया होता y और x में, सपोज है कि तो ये पाथ है, कहीं तो ग्राफ नहीं है, लेकिन अगर यही ग्राफ आपने x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में बनाया होता तो उस ग्राफ की तो इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन क्या होगी, y और x में रिलेशन होगा। तो आपको बस वही निकालना है, उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, y और x में रिलेशन चाहिए। मैंने बहुत अच्छी बात है। यहाँ से चलिए, यहाँ पे t = 0 पे थे, आप बोलते हो सर मुझे x कंपोनेंट निकालना है। x कंपोनेंट का मतलब होता है सर ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक आपने x डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की। मैंने कहा यार x कंपोनेंट तो निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि आप बोलते हो t टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। आपको मालूम है कि सर t टाइम में ux इंटू टी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, t टाइम तक तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, स्पीड इंटू टाइम। और आप इसको बोल सकते हो u cos थीटा इंटू टी। क्लियर है? ये हो गई इक्वेशन होगा। मैंने कहा सर y डायरेक्शन का अगर मुझे बात करें, तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालने का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू, बेसिकली आप बोलोगे x इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर लगाओगे इन दी y डायरेक्शन। मैंने कहा सर t टाइम में ये वर्टिकल एक्सिस में कितना मोशन हुआ, y, कितना मोशन डिस्प्लेसमेंट हुआ y, तो यहाँ पे लगाओगे u y इंटू टी प्लस हाफ a y इंटू टी स्क्वायर। वैल्यू रख दो y इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी, a की वैल्यू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब आप इस t की वैल्यू को उठा के यहाँ लगा दो। सर यहाँ से अगर आप देखोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी इस इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट t इज इक्वल टू x बाय u cos थीटा। मैं यहाँ पुट कर दो, ठीक है। अब यही वैल्यू उठा के आप कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। हाँ भाई साहब, y इज इक्वल टू क्या आ गया, u साइन थीटा, t की वैल्यू रख दो x बाय u cos थीटा, u से u कैंसिल, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मतलब ये x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके भाई साहब। sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, तो ये रिलेशन आया x tan थीटा माइनस हाफ जी बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर। ये देखो y और x में एक रिलेशन आ गया। y इज x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 2। अगर y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर जैसा कोई फंक्शन आता, तो आपको पता है कौन सा ग्राफ बनता? सर आपको पता होना चाहिए y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो ये होता पैराबोला। कैसा होता? तो ये जो कर्व है ये पैराबोलिक कर्व होता है। कैसा होता है? पैराबोला। अब जरा देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव पैराबोला का तो ऊपर की तरफ बनता है x स्क्वायर कोएफिशिएंट, आपने ये बातें हमने ऑलरेडी ग्राफ में कर रखी है। बट यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए कैसा है, इन्वर्टेड पैराबोला है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये तो मुझे मालूम है कि पैराबोला है।
अब क्या होगा, अगर आपको किसी भी टाइम पे बॉडी का एक्स कॉम्पोनेंट पता है तो एक्स की वैल्यू यहाँ रख लो तो वाई कॉम्पोनेंट पता चल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इसको क्या बोलते हैं हम? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये डेरिवेशन भी आपका पूछे जाने के चांस रहते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नो रिस्पॉन्स। बहुत सही चल क्लियर है रहा है। सर। चलिए, ये तो बातें हो गई आपकी जो कुछ मुझे थ्योरी में देना था। अब मैं जो कुछ देने वाला हूँ बेसिकली वो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के फॉर्म में पूछा जाता है। तो कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो होता है वो मैं आपको ऑलरेडी थ्योरी में ही करवा देता हूँ, ठीक है? आप उन्हें एग्जाम्पल की तरह बोल सकते हैं, आप उन्हें स्पेशल केसेस की तरह बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, मैंने कहा पहली बात कर लेते हैं रेंज की। रेंज का जो फॉर्मूला आया था वो आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई। मैंने कहा होगा क्या, मैं एक बॉडी को थ्रो कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर स्पीड से, किस स्पीड से थ्रो कर सकता हूँ? एक पर्टिकुलर स्पीड से थ्रो कर सकता हूँ बॉडी को, राइट? आप बोलते हो हाँ सर कर सकते हो। मैंने कहा सर मैं बॉडी को ऐसे थ्रो करूँ, थोड़ा और एंगल पे थ्रो करूँ, थोड़ा कम एंगल पे थ्रो करूँ, बट मैं जिस स्पीड से थ्रो कर सकता हूँ वो स्पीड u है, मैं u स्पीड से थ्रो कर सकता हूँ बस। तो आप बोलोगे अलग अलग एंगल पे थ्रो करूंगा तो बॉडी अलग अलग डिस्टेंस पे जाके गिरेगी। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरे। तो आप बोलोगे सर किस एंगल पे थ्रो करूँ कि मैक्सिमम जाके गिरे? तो आप बोलते हो कि सर अगर मुझे रेंज की वैल्यू को मैक्सिमम करना है, देखो भाई साहब जी की वैल्यू आप चेंज कर नहीं सकते। यू की वैल्यू आपने बता दी कि मैं यू स्पीड से थ्रो कर सकता हूँ, बस किसी भी एंगल पे थ्रो करूँ, तो बेसिकली आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो। और आपको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आप बोलते हो इसी को मैक्सिमम 45 हो जाएगा। हो जाएगा। तो आप बोलोगे साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 हो जाए। दैट मींस और कब होता है 90 डिग्री पे। दैट मींस ये 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 45 डिग्री। तो आप बोलते हो जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है तब आप बोलते हो रेंज कैसा होता है? मैक्सिमम। और जब रेंज मैक्सिमम होता है तो रेंज मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे जो आर मैक्स होता है वो होता है यू स्क्वायर बाय जी। मतलब साइन की वैल्यू 1 लग गई तो मैक्सिमम रेंज कितनी आ गई? यू स्क्वायर बाय जी। अब होता क्या है कि सर इसी में व्हेन थीटा इज 45 डिग्री आप बोलोगे रेंज मैक्सिमम होगा। तो आप बोलोगे मैक्सिमम हाइट कितना होगा इस टाइम? एक्स की वैल्यू कितनी होगी थीटा 45 पे? आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। साइन थीटा की वैल्यू 45, साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर बाय 2g। सॉल्व करोगे तो देखो ये आ रहा है h = u स्क्वायर बाय 4g। और आपको पता है u स्क्वायर बाय g कितना है? r के बराबर है। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर इसको 4 इधर लेके आओ तो 4x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? r के बराबर आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि सर जब रेंज मैक्सिमम होती है तब रेंज और मैक्सिमम हाइट का जो रिलेशन होता है वो ये होता है r = 4h होता है। तो कभी कभी तो आपको क्वेश्चन में रेंज दे दी जाएगी और मैक्सिमम हाइट दे दी जाएगी और आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया जाएगा एंगल के बारे में, तो आपको ये रिलेशन आपको पता होगा कि अगर रेंज और हाइट में रिलेशन ऐसी होगा, मान लो रेंज दे दी 100 मीटर और हाइट रेंज दे दी 400 मीटर और हाइट दे दी 100 मीटर, तो मैं कहूँगा सर ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ सर इसका मतलब एंगल 45 डिग्री है। तो अगर आपको ये चीज दिमाग में नहीं होगी तो आप कभी भी ये फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि वो एंगल कितना दे रहा है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि सर रेंज मैक्सिमम कब होगी, और जब रेंज मैक्सिमम होती है तब रेंज और उस केस के लिए मैक्सिमम हाइट जो होती है उनका रिलेशन क्या होता है? r =
Is it clear? Any doubt in this? नो सर। सर हाँ जी, सर जब रेंज मैक्सिमम होगा तभी ये इक्वेशन वैलिड होगा ना? तो ऑब्वियसली बात है ना, जब थीटा 45 डिग्री है तभी ये वैलिड है ना। यस सर। सर जब हाइट मैक्सिमम होगा तभी। अबे हाइट मैक्सिमम क्या होता है? व्हाट इज हाइट मैक्सिमम? सर जब मैक्सिमम हाइट पे हो। मैक्सिमम हाइट तो बेटा हर केस के लिए अलग अलग है। थीटा थीटा हर एंगल के लिए मैक्सिमम हाइट अलग आती है भाई साहब। मैक्सिमम हाइट कुछ मैक्सिमम नहीं होती, रेंज ही होती है। मैक्सिमम हाइट को मैक्सिमम, देखो यही मैं मेरे को मालूम था आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हो। पहली बात, ये एच क्या है? पहले देखो बेटा, एच क्या है? हाइट। हाइट नहीं है बेटा, मैक्सिमम हाइट है। यस सर। व्हाट इज हाइट? हाइट तो बहुत सारे अलग अलग हाइट पर रहेगी बॉडी। जब आप बॉडी को थ्रो कर रहे हो एट अ पर्टिकुलर एंगल एट ए पर्टिकुलर स्पीड, तब वो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा वो है। तो आप किसी भी एंगल से थ्रो करो, उसकी उस एंगल के लिए नई मैक्सिमम हाइट आती है। ठीक है? यस सर, हर एंगल का अलग होता है ना? तो ये एच क्या है? है। मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड आउट करने जाओगे आप। मैक्सिमम हाइट की मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा नहीं होगा। रेंज है, इस रेंज की हम मैक्सिमम हाइट की मैक्सिमम रेंज कितनी निकालते हैं, राइट? वो एक ही होगा। ओके सर। आप बोलोगे मैक्सिमम हाइट को भी मैं मैक्सिमम कब कर सकता हूँ? जब आप बॉडी को सीधा ऊपर वर्टिकल थ्रो कर दो, बस खत्म बात। चलिए, तो ये क्वेश्चन की तरह आप ले सकते हो। हाँ जी बेटा। सर ये रेंज वो है ना, एक्स एक्सिस में जितना डिस्टेंस कवर करा है। हाँ। और सर जो पाथ जो कवर करा है, वो जो ग्राफ जो बनता है उसमें पाथ जो कवर करते हैं उसकी लेंथ क्या होगी? पाथ की डिस्टेंस वो यस नहीं सर। निकाल रहे हैं हम, हमें पाथ की डिस्टेंस से मतलब नहीं है। मैथमेटिक्स लग जाएगी उसमें। पैराबोला की लाइन की लेंथ मेजर करनी पड़ेगी हमको, बहुत मैथमेटिक्स लग जाएगी। यस, तो ये एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस है। हाँ, और आप कह सकते हो एक्सेस पे डिस्प्लेसमेंट बोल दो आप, ज्यादा बेटर रहेगा। यस। वो पाथ की लेंथ नहीं फाइंड आउट करना हमको कहीं पे भी, है ना? उसमें मैथमेटिक्स लग जाएगी पैराबोला की। फिर भाई साहब बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ने लगे हैं, उससे मतलब नहीं है हमें। तो एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दो, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट मतलब हमें क्या मतलब वो कौन से लेंथ एयर से जाके कितनी लेंथ ट्रैवल कर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट का मतलब है। ठीक है, चलिए। यस सर। ये हो गया आपका एक केस। लोग इसे प्रॉब्लम की तरह भी आपको कई बार टेस्ट टेस्ट में मिलेगा। मैं आपको केसेस के फॉर्म में करवा रहा हूँ, आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो। दूसरा, मैंने बोला बॉडी को थ्रो किया फॉर अ पर्टिकुलर यूज, फॉर अ फिक्स्ड यूज। मैंने एक यू से बॉडी को दो अलग अलग एंगल पे थ्रो किया। ये इस एंगल पे थ्रो किया तो बॉडी ऐसे, और इस एंगल पे थ्रो किया तो आप बोलते हो बॉडी ऐसे। तो आप बोलते हो कि सर ये एंगल थीटा है, थीटा 1 बोल दो, ये एंगल थीटा 2 बोल दो। दो अलग अलग एंगल से सेम स्पीड से अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ तो देखो दोनों केस में रेंज सेम आ रहा है। तो यही हमें फाइंड आउट करना है। मैंने कहा सर अगर मैं थीटा 1 और थीटा 2 का सम कितना हो, 90 डिग्री। ठीक है, और यू कैन से दैट अगर आप थीटा 1 की वैल्यू को थीटा ले रहे हो तो थीटा 2 की वैल्यू को क्या ले सकते हो, 90 डिग्री माइनस थीटा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने पहली बॉडी को थीटा एंगल पे थ्रो किया है यू स्पीड से, उसी बॉडी को अगर आप 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल पे थ्रो करो विद द सेम स्पीड, दोनों ही केस में रेंज कैसे होगी, सेम होगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप वो तो रख के देख लो। मैंने कहा रेंज की वैल्यू देखो कितनी होगी। आर की वैल्यू होगी थीटा 1 रखोगे तो आप होगा यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, यही होगा। मैंने कहा इस केस के लिए जब आर निकालोगे तो क्या लिखोगे, यू स्क्वायर सॉरी 2u स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। भाई साहब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा।
cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। अरे भाई साहब ये रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गया 2u स्क्वायर sin यस थीटा सर। cos थीटा बाई जी। इसीलिए बोला दोनों की रेंज कैसे होती है? सेम। अगर एंगल एक थीटा हो और दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा हो, अगर ऐसे दो एंगल पे हम प्रूव कर सकते हैं तो आप बोल सकते हो हमेशा दो एंगल पे आपको रेंज कैसे मिलेगी? सेम मिलेगी। अब मैंने कहा पहले केस की बात कर लेते हैं, थीटा 1 जब थीटा था, थीटा 1 जब थीटा था तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय d। और अगर थीटा 2 की वैल्यू जब मैंने 90 डिग्री माइनस थीटा रखी थी तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे u स्क्वायर sin 90 डिग्री माइनस थीटा का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा। है ना? sin थीटा की जगह पे sin 90 डिग्री माइनस थीटा रखोगे तो क्या मिलेगा? cos थीटा, तो ये cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक। ऐसे ही अगर आप इसके लिए टाइम निकालोगे तो ये आएगा 2u sin थीटा बाई d। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? 2u sin 90 डिग्री माइनस थीटा रखोगे तो ऊपर भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? cos थीटा बाई d। अब मैंने कहा अगर मैं t1 और t2 को मल्टीप्लाई कर दूं, कर दो सर मल्टीप्लाई, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 into 2 का स्क्वायर u स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, u स्क्वायर ये हो जाएगा sin थीटा into cos थीटा into g का स्क्वायर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको ब्रेक कर लेता हूँ, एक g यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, एक g यहाँ लिख देता हूँ, 4 को भी ब्रेक कर देता हूँ, एक 2 यहाँ रख देता हूँ, एक 2 यहाँ रख देता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया? देखो ये देखो, ये क्या है? 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई d, 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई d। अरे सर ये वैल्यू एक रेंज के बराबर है, तो मतलब आप बोलते हो t1 t2 विल बी इक्वल टू 2r बाई d। आप इसे शॉर्टकट की तरह याद रख लो या फिर आप बोलोगे एक प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर लो, एक ही बात है। दैट मींस अगर आप दो अलग अलग एंगल पे थ्रो कर रहे हो, अगर एंगल पे रिलेशन ये है तो आप बोलोगे सर उन दोनों में टाइम पीरियड की वैल्यू t1 t2 होगी एंड दैट विल इक्वल टू 2r बाई d। r तो दोनों के सेम होगा, है ना? तो एक तो ये रिलेशन आ जाएगा। प्रॉब्लम की तरह आते हैं ये क्वेश्चंस कि भाई साहब t1 t2 में क्या रिलेशन आएगा, ऐसे ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो भाई साहब सॉल्व कैसे आएगा? याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सिमिलरली देखो, इनको अगर मैं ऐड कर दूं, अगर मैं इनको ऐड करूं, नहीं इनको मल्टीप्लाई करूं, x1 x2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जरा देखो क्या आएगा ये। आप बोलोगे सर u स्क्वायर मतलब u स्क्वायर का स्क्वायर sin थीटा cos थीटा 2 into 2 को इधर लिख लो 4 और g और इसका होल स्क्वायर। जरा देख लो कैसा है। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, u स्क्वायर इंटू u स्क्वायर मतलब u स्क्वायर का स्क्वायर, तो u स्क्वायर का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा तो sin थीटा का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा मतलब cos थीटा का स्क्वायर, और नीचे g इंटू g कितना हो जाएगा? g का स्क्वायर, तो मैंने g इसको होल ब्रैकेट रख दिया और स्क्वायर कर दिया और ये 4 बाहर आ गया। अब फिर से देखो, आप क्या बोलोगे? सर अगर इसमें एक 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, ये देखो 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय d होता तो रेंज बन जाता। मैंने कहा कर दो मल्टीप्लाई। आप इसको 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया बेसिकली आपने, एक 4 ऑलरेडी था और एक 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैंने ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया? 2 के स्क्वायर से मतलब 4 से, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये रिलेशन देखो, ये क्या है? ये रेंज हो गया और ये रेंज का स्क्वायर हो गया। मैं अलग लिख दूं, यहाँ लिख ले रहा हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। तो h1 h2 की जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आ गई? रेंज का स्क्वायर बाय 16। इसके बराबर आ गई रेंज का स्क्वायर बाय 16। मैंने कहा सर इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट लेके, तो ये रिलेशन होते हैं दो रेंज का, दोनों की h1 h2 के साथ, और रेंज का रिलेशन t1 और t2 के साथ जब थीटा की वैल्यू थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा हो। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके तो ये याद करने वाले नहीं है, कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरह आपसे कई बार पूछे जाएंगे। इज इट क्लियर? आराम से देख लो, हर स्टेप को निहार लो, कोई भी स्टेप में आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो, देन आई विल गाइड यू।
आराम से टेक योर टाइम। मुझे मालूम है कई सारी मैथमेटिक्स मैंने इसमें लगाई है, तो बिल्कुल भी आप चाहो तो इसको ऊपर से नीचे तक एक बार निहार लो और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। और जब हो जाए तो बता भी देना। सारे स्टेप आप गो थ्रू करें प्लीज, एक एक स्टेप गो थ्रू करेंगे एवरीवन। किसी भी स्टेप में आपको लग रहा है ये कहां से आया, मुझसे पूछ लो। अरे भाई कोई डाउट है? हो गया? यस सर। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली ये हमने कुछ बात देखी प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। अब इस पर कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ऐसे सॉल्व करना है एक एक करके, आपको बोल दिए जाएंगे कई सारे प्रॉब्लम्स। आप जब प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जब आप उठा के देखोगे, अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट। आपको डीपीपीज भी मिल जाएंगी। आपका टेस्ट है ना मंडे को, आपको एक डीपीपी और देनी है पुराने चैप्टर के लिए। चलिए, आई विल प्रोवाइड दी डीपीपी। और चलिए देन आगे अपन बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अपन आज क्लास यहीं पे करते हैं। और किसी भी तरीके से आपको अभी तक पूरे प्रोजेक्टाइल में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन? सर रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो? किसी को भी प्रोजेक्टाइल में या मोशन में ओके सर। तरीके की कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन? अभी तक किसी भी तरीके कोई भी डाउट है? आज हमारे पास